आज हम बात करेंगे कि मैसेज मिलते ही बी सेल डिफरेंशिएट हो जाएगा और दो सेल में डिवाइड हो जाएगा। एक तो मेमोरी सेल होगी, सेकेंड वाली प्लाज्मा सेल होगी। प्लाज्मा बी सेल आईजीई एंटीबॉडी रिलीज़ करेगा। मेमोरी सेल आईजीई को प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बैठा कर रखेगा ताकि फ्यूचर में कभी भी सेम एलर्जन आए तो हाथों हाथ आइडेंटिफाई कर लिया जाए और ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अब आईजीई एंटीबॉडी जो ब्लड में प्रेजेंट है तो कुछ अदर सेल्स के पास भी जाएगी और मैसेज देगी। मास्ट और बेसोफिल सेल्स के पास जाएगी। ये इम्यून सेल्स है जिनके पास आईजीई के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट है। इनके पास एफसी रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप नोट्स इजीली बना सकें। इसके बाद में हम आगे बात करेंगे। आईजीई एफसी रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा और इससे कुछ नहीं होगा, यानी हमारी बॉडी में, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम या फिर बट हमारी बॉडी में सेकेंड टाइम ये एलर्जन वापस आया तो मास्ट सेल बेसोफिल सेल्स तैयार हैं। अब एलर्जन मॉलिक्यूल 2 आईजीई एंटीबॉडी से आकर बाइंड करेगा, क्रॉस लिंक बनेगा, मास सेल एक्टिव होगी, मास सेल डीग्रेनुलेशन करने लगेगी और इसके अंदर से ग्रेनुलेशन को रिलीज़ करने लगेगी और ग्रेनुलेशन में कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो ये रिलीज़ होते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी कोज करते हैं। ग्रेन्यूल्स हिस्टामिन प्लस हिपेरिन प्लस कुछ एंजाइम लाइक प्रोटीएज से मिलके बने होते हैं। ये सब इफ़ेक्ट कोज करेंगे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। मास सेल यहाँ से दिखाई गई है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम आगे चलते हैं। हिस्टामिन बाहर निकलकर ब्लड वेसल्स में वेसो डायलेट करेगा, यानी अब ज़्यादा ब्लड जाएगा और स्पेसिफिक जगह पर। इससे बॉडी को हीट बढ़ेगी, इसके साथ ही वेस्कुलर परमीबिलिटी बढ़ेगी और ब्लड वेसल्स की आउटर मेम्ब्रेन में सेल्स के बीच में स्पेस को बढ़ा देगा, जिससे इसके बीच में सेल्स बाहर निकल कर आ पाएगी और बाहर निकलने से और इम्यून रिस्पॉन्स कोज करेगी और स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स में एयर ले जाने का पाथवे रिलीज होगा। एयर कम आएगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। हिपेरिन भी ये सारे फंक्शंस करेगा। इंक्रीज परमिएबल स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन को तोड़ेगा। काइमेज मसल सेक्रेशन बढ़ाएगा। ब्रोंकियल म्यूकस सिक्रेशन बढ़ाएगा। ये एंजाइम सांस लेने में और ज़्यादा दिक्कत होगी, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको इस तरह बता रही हूँ कि आपको ये एक बार लिख कर पढ़ने से एकदम क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, दूसरी बार पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर आगे हम चलते हैं कि ब्लड वेसल्स मेम्ब्रेन में, और ब्लड वेसल मेम्ब्रेन डिग्रेड करेगा। बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ब्लड वेसल, ये सारे तुरंत रिलीज हो जाएंगे, बट प्रोस्टोग्लाइडिस थोड़ी देर में होगा और वेसोडाइलेशन स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करेगा। सेल्स साइटोकाइनिन भी रिलीज करेगी जिससे इन्फ्लामेशन होगा, हाइपर सेंसिटिविटी। सेकेंड, आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडी में कोज, हमारी बॉडी में बैक्टीरिया आया और एंटीबॉडी उससे बाइंड हो गया और डिफरेंट एंटीबॉडीज आएगी और बाइंड करेगी, सो दैट इम्यून सेल्स जो इन एंटीबॉडीज़ को पहचान सके कि फॉरेन आया है, उसे किल कर सके। बट यहाँ कुछ ऐसा हुआ है कि हमारी बॉडी कुछ ज़्यादा ही एक्टिव की है, नॉर्मल सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करने लग गई है। एक बारी में बहुत सारे सेल्स डिस्ट्रॉय कर रही है और ये हाइपर सेंसिटिविटी कंडीशन है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ एक सेल प्रेजेंट है, यहाँ इस सेल पर आईजीएम या आईजीजी आकर बाइंड करेगा और सेल का डिस्ट्रक्शन करवाएगा, और इस एंटीबॉडी मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन बोला जाता है। ये डिस्ट्रक्शन 3 तरीके से हो सकता है। थ्रू कंपोनेंट सिस्टम, इस सिस्टम में कॉम्प्लीमेंट
प्रोटीन आते हैं, प्रोटीन मोलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं जो पोर्स बनाते हैं। या एग्जाम्पल लिया एंटीबॉडी, यहाँ सेल है, एंटीबॉडी ने बाइंड किया है, एंटीबॉडी का एफसी रीजन प्रेजेंट है, एफसी रीजन पर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के कुछ प्रोटीन बाइंड होंगे लाइक C1 C2 C3 C9। तो फॉर एग्जांपल C1 ने अगर बाइंड किया तो पूरा कैस्केड स्टार्ट हो जाएगा C1 C2 C3 C9 तक, एक के बाद एक प्रोटीन एक्टिव होगा और फाइनली सेल में पोर क्रिएट कर देगा। पोर क्रिएट होते ही ये सेल सरवाइव नहीं कर पाएगा और बहुत सारे पोर्स क्रिएट होंगे और सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं फेगोसाइटोसिक सेल्स, फेगोसाइटोटिक सेल्स सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे। एग्जाम्पल, हमने सेल लिया, एंटीबॉडी उससे बाइंड हुई, अब ये एंटीबॉडी ओप्सोमीन मॉलिक्यूल तरह वर्क करेगी। ओप्सोमीन मॉलिक्यूल से मतलब है कि ये एंटीबॉडी का आपसी रीजन ऐसे सेल के साथ बाइंड करेगा जिसको यदि एक्टिव कर दिया जाए तो ये सेल उस सेल को खा जाएगा, फेगोसाइटोसिस कर देगा। ये न्यूट्रोफिल और मैक्रोफाज हो सकते हैं। सेल प्रेजेंट, एंटीबॉडी के बाइंड करा, एंटीबॉडी का आपसी रीजन जिसे एक स्पेसिफिक सेल को एक्टिवेट किया, ADCC को एक्टिवेट किया। ये सेल के लिए टॉक्सिक सेल है। ADCC में सेल के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट है जिसे ADCC एक्टिव हो जाएगा। जब ADCC परफोरिम को रिलीज करेगा, PM पर पोर क्रिएट करेगा और इसके साथ ही एक मॉलिक्यूल और एंजाइम से रिलीज़ करेगा और ये सेल को अंदर से डिस्ट्रॉय करेगा। इस तरह से ADCC काम में आएगा और इम्यून सेल है। हमने एग्जाम्पल लिया ABO ब्लड ग्रुप का, ABO AB4 टाइप के ब्लड ग्रुप। इनके टाइप PM पर कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंट के बेस पर होते हैं। इनके टाइप प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस के बेस पे होते हैं। एन एसिटाइल ग्लूकोसेक्माइन एंटीजन, ये इतने डायग्राम बताएंगे हैं। ए पर्सन ने बी एंटीजन से ए में बी सेल को एक्टिवेट कर देंगे। बी सेल बी एंटीबॉडी के खिलाफ IgM एंटीबॉडी बनाएगा। बी एंटीबॉडी BAG से बाइंड करेगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट होते ही RBC डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कुछ टाइम बाद ये ब्लड ट्रांसफ़र कर दी। RBC डिस्ट्रॉय से प्लाज्मा में बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन मिलेगा। फ्री हीमोग्लोबिन मिलेगा। RBC डिस्ट्रॉय, किडनी भी हीमोग्लोबिन रिलीज करने लगेगी। यूरिन से इस कंडीशन में HB यूरिया मिलेगा। सेकेंड एग्जांपल मदर एंड हर चाइल्ड का, RH पॉजिटिव RH नेगेटिव, नो एंटीबॉडी, इस एंटीबॉडी बनाएगी। मदर RH नेगेटिव, फिटस RH पॉजिटिव, इस कंडीशन में प्रॉब्लम है। फर्स्ट प्रेगनेंसी मदर की बॉडी में बी सेल एक्टिवेट करना पड़ेगा। बी सेल तभी एक्टिवेट होगा जब एंटीजन बाइंड करेगा। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मदर ने फिटस के ब्लड को अलग करके रखा था, सेपरेट करा था प्लेसेंटा से। अब जब ब्लड ग्रुप सेपरेट रहेगा तो बी सेल नहीं बनेगी और एंटीबॉडी नहीं बनेगी, कोई प्रोटीन नहीं बनेगा। बट जब डिलीवरी होगी तो मदर एंड फिटस का ब्लड कांटेक्ट में आ जाएगा और अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू कट कर दी जाएगी तब ये। तो अब हम ये बी सेल एक्टिवेट होगी और मदर के बी सेल से एक्टिवेट होने से ये IgM और IgD बनाए और ये फिटल ये RBC से बाइंड कर जाएगी। डिलीवरी तो हो गई बट सम सेल्स आर प्रेजेंट एंड बाइंड करने में डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। फर्स्ट डिलीवरी में ऑल ओके बट सेकेंड डिलीवरी में
सेकेंड प्रेगनेंसी में सेम ब्लड ग्रुप वाला चाइल्ड को क्यूर किया जाएगा। मदर के बी सेल के IgM और IgG ने फिटल के RBC से बाइंड करेगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। IgM कांट क्रॉस द प्लेसेंटा बट IgG क्रॉस द प्लेसेंटा, क्रॉस करके फिटल में जाकर उसके RBC से डी एंटीजन से बाइंड कर सकता है। बाइंड करने से और सेल्स आएंगे और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिव और सेल्स इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। बहुत ज़्यादा RBC डिस्ट्रॉय तो होमोलाइटिक कंडीशन। अब कंडीशन इससे कैसे बचे? जब फर्स्ट डिलीवरी हुई उसके 24 से 48 घंटे के बीच में आर्टिफिशियल एंटीबॉडी दे दी, RH एंटीबॉडी, तो इससे बी सेल एक्टिवेट नहीं होती, मेमोरी नहीं रहेगी। और RH गेम एंटीबॉडी 24 से 48 आवर के बीच दे दी तो ये मदर के पास फिटल के बचे हुए RBCs को अपने आप डिस्ट्रॉय कर देगा। ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर। नॉर्मल सेल से जब एंटीबॉडी बाइंड होती है तो फिगोसाइटिक सेल आएगी और नॉर्मल सेल को डिस्ट्रॉय करेगी, और ये जेनेटिकली होता है, नॉर्मली नहीं होता। आगे हम बात करते हैं हाइपर सेंसिटिविटी 3 की। ये इम्यून कॉम्प्लेक्स की वजह से होती है, और इम्यून कॉम्प्लेक्स एंटीजन पार्टिकल प्रेजेंट जिससे एंटीबॉडी बाइंड होगी। नॉर्मली ये होता है जब एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड हुई तो एंटीबॉडी के FC रीजन से मैक्रोफाज सेल बाइंड होगी और सेल को खा जाएगी। इससे इम्यून कॉम्प्लेक्स पूरा ख़त्म नहीं हुआ और ये ब्लड वेसल्स और टिश्यूज़ के ऑपोजिट हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये सेल्स इम्यून कॉम्प्लेक्स को क्लियर नहीं कर पाएगी। इससे कई रीज़न हैं। ह्यूज अमाउंट IC का अमाउंट बहुत ज़्यादा, एंटीजन की हाई एफिशिएंटी हो टिश्यू के लिए और उसे कराकर बाइंड हो रहा है। उसके बाद में डायग्राम देखते हैं। ब्लड वेसल्स फॉर एग्जांपल्स और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के एंटीबॉडी के FC रीजन से सेल बाइंड हुई। मैक्रोफाज मास सेल न्यूट्रोफिल सेल साइटोकाइनिन मॉलिक्यूल रिलीज करेगी और अदर सेल्स को अटैक करेगी, एक्टिव करेगी। पॉजिटिव मेडिएटर को भी रिलीज करेंगे। ये सेल्स को परमिएबिलिटी इंक्रीज कर देगी, सेल्स के बीच में गैप आ जाएगा और उससे इम्यून कॉम्प्लेक्स बाहर आ जाएगा, टिश्यू में डिपॉजिट होने लग जाएगा। और इससे ये अदर जैसे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को भी एक्टिव कर देगी। C3 C5 एक्टिवेटेड है और ये सेल्स को अट्रैक्ट करेगी। मैक्रोफाज न्यूट्रोफिल को लाएंगे जिससे इन्फ्लामेशन होगा और सारे अपने सेल्स को किल करेगा। प्रोटीएज प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। वेसिकुलिटी ब्लड वेसल्स और ग्लोमेरुलशन किडनी को। हाइपर सेंसिटिविटी फॉर सेल मीडिएटेड हाइपर एंटीबॉडी का कोई रोल नहीं है। डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी बिकॉज रिस्पॉन्स 1 से 2 दिन में आता है। सेंसिटाइजेशन इफेक्टर रिस्पॉन्स आया और एंटीबॉडी सेकेंड टाइम एक्सपोज हाइपर सेंसिटिविटी शो। इसको बताता कौन है कि पैथोजन एंटीबॉडी आएगी। APC सेल आए तो बता रहा है कि एंटीजन एंटीबॉडी आई, यानी कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइम आया और मैक्रोफाज इस बैक्टीरिया का फेगोसाइटिक कर देगी और सेल से एंटर हो जाएगा और बैक्टीरिया का कुछ पार्ट एंटीजन के तौर पर काम कर रहा है और APC को शो करेगा। और मोलिक्यूल MSC सेकेंड मोलिक्यूल है। MSC सेकेंड एंटीबॉडी को शो कर रहा है और T-नाउ में NVV को शो करा जाएगा और रिसेप्टर प्रेजेंट है और प्लस फर्स्ट और रिसेप्टर CD4+ T सेल ने एक बार आइडेंटिटी कर ली तो ये नंबर बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होगा और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेगा। APC सेल बैक्टीरिया के एंट्री साइड पर प्रेजेंट है, इसे लिम्फ नोड पर जाना पड़ेगा ये सेकेंड टाइम को वेट करने। बैक्टीरिया का इफेक्टर फेज सेम बैक्टीरिया आएगा, मैक्रोफाज खाया सब सेम, ये T सिंथेसाइज्ड TH फर्स्ट सील को
फर्स्ट करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, सिक्रेशन से बाकी सेल्स को एक्टिवेट कर देंगे और टीएनएफ बी जिससे मैक्रोफाज को एक्टिवेट टीएनएफ अल्फा यानी वो बीटा था को रिलीज़ कर देगा। फिगोसाइटोसिस बहुत ज़्यादा लाइटिक एंजाइम रिलीज बहुत ज़्यादा जिससे आसपास की सेल्स को किल कर सकता है। मैक्रोफाज एक्टिवेट तो ये TNF2 इंटरल्यूकिन न्यूट्रोफिल को सिक्रेट करेगा। स्टील एंटीजन प्रेजेंट इन द आवर बॉडी बट एंटीजन इज नॉट क्लियर। DTH पेलोनी एक्टिवेट डैमेज बहुत ज़्यादा, ग्रेन्यूलोमेटो रिएक्शन कोज बहुत ज़्यादा, मैक्रोफाज एक्टिव बड़ा सेल मल्टी न्यूक्लियर सेल कुछ मैक्रोफाज से शेप चेंज होगी, एपिथेलियल शेप में आ जाएंगे, नॉर्मल सेल को रिलीज़ करेंगे और ग्रेन्युलो मास बना देंगे, ग्रेन्युलर रिएक्शन होगी और मैक्रोफाज ओनली प्रोटीन टेस्ट। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। ये हाइपर सेंसिटिविटी के चारों टाइप हो गए, कंप्लीट टॉपिक हो गया। ओके, थैंक यू गाइस। पूरे नोट्स लिख सकते हैं आप इसके।